भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष को लेकर हाल ही में एक फिल्म बनाई गई जिसका निर्देशन अनंत महादेवन ने किया है। प्रतीक गांधी ने महात्मा ज्योतिबा फुले का, जबकि चित्रलेखा ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का रोल किया है। यह मूवी 11 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में आनी थी, लेकिन ब्राह्मण समाज के विवाद के चलते यह मूवी टाल दी गई है आज यानी 25 तारीख को। सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ कट लगाने के लिए कहा है, कुछ नहीं, एक्चुअली 12 कट्स लगाने के लिए कहा गया है। क्यों 12 कट्स लगाने के लिए कहा गया है? क्या विवाद है? क्या यह मूवी है या फिर प्रोपोगेंडा है? आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार ब्राह्मण समाज ने फुले मूवी के ट्रेलर में ऐसा क्या देख लिया कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? तो सबसे पहले ट्रेलर का हमें वो सीन देखना पड़ेगा जिससे कि हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रही हैं। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रास्ते में उनके ऊपर पत्थर, कचड़े और कुछ लोग गोबर फेंकते हैं। जो लोग गोबर फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, वो तथाकथित ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं या ब्राह्मण के बच्चे दिख रहे हैं। शायद इसी सीन से ऑफेंड हो चुके हैं ब्राह्मण समाज के लोग कि आप हमको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। एक्चुअली हमारे समाज ने ऐसा नहीं किया। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि जो ये प्रताड़ना हुई है निम्न और दलित समाज के साथ, वो किसने की है? क्या मुस्लिम करने आए या हिंदू समाज में ही किया गया है? वो हिंदू समाज में अगर वर्ण है ऊपर से नीचे तक, तो जो ऊपर वर्ण बैठा होगा वो ताकतवर होगा, जो निचले है वो दबा कुचला होगा। जो सावित्रीबाई फुले हैं वो उसी एक वर्ड से आती हैं जो दबा कुचला है, पर वो पूरे समाज का उत्थान चाह रही हैं, ना कि किसी जाति का। जो महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो जा रही हैं उसमें सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। लेकिन फिर भी इस फिल्म में दिखाया गया है किस प्रकार से जो ऊपर जाति वाले लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किए, यह बताने के लिए कि तुम यह काम नहीं कर सकती हो, तुम बच्चियों को नहीं पढ़ा सकती हो। और इस देश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है, उस देश में ऐसी मैसेज देने वाली मूवियों को रिलीज नहीं किया जाना, उनके ऊपर कट लगवाना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी है और वह गुलामगिरी नामक किताब महात्मा ज्योतिबा फुले ने खुद लिखी है। उसमें दर्शाया है कि किस प्रकार से प्रताड़ित होते थे वहां के लोग। भाई, एक दलित का दर्द वही समझ सकता है जो दलित है, जैसे एक महिला का दर्द महिला समझ सकती है। आप ब्राह्मण और ठाकुर होकर दलित का दर्द नहीं समझ सकते। छोटी सी बात पर आप इतना अपमानित महसूस करते हो और उनका जो शोषण हुआ वो कितने अपमानित महसूस कर रहे होंगे। और अगर ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ या गोबर फेंका गया है, ये हम किताबों में पढ़ते हैं, ये हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, किसने फेंका है यही तो फिल्म में दिखाया गया है। तो इसमें ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? और यहाँ पर सोचने की जरूरत है, अगर आप ब्राह्मण हो और मैं ठाकुर हूं तो ये तुक्का मात्र है, अगर तुम चमार हो, तुम दलित हो तो ये तुक्का मात्र है। कोई लिखवा के नहीं लाता कि तुम किस जाति के धर्म में पैदा होने वाले हो। ये हमारी बनाई हुई संरचना है और हम इसमें फंसते जा रहे हैं। और हमें यह भी समझना चाहिए कि हम मूवी मनोरंजन के लिए जाते हैं या इतिहास सीखने के लिए जाते हैं। और अगर मूवियों से हम इतिहास सीख रहे हैं तो किताबों को जलाकर फेंक देना चाहिए। हम सच को सच की तरह क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? या हो सकता है कि इसमें कुछ लोग खड़े होकर ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाएंगे तो इस देश में जातिवाद का एक नया फितूर शुरू हो जाएगा और राजनीति को एक नई दिशा मिल जाएगी इस मूवी के सहारे, जो कि मिल रही है। और इस मूवी को फ्री में पब्लिसिटी भी मिल रही है, उसे बेचारे को ऐड भी नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ हम यह सोचने की जरूरत है कि आखिरकार हम इन गड़े मुर्दों को उठाकर कर क्या लेंगे। हम सिर्फ कुरेद रहे हैं अपने इतिहास को। हमें इस इतिहास से सीखना चाहिए। हमें इस इतिहास में जातिवाद न ढूंढते हुए यह ढूंढना चाहिए कि कैसे किसी एक व्यक्ति ने शिक्षा के लिए क्रांति की मिसाल जारी की। आज बच्चियां जो स्कूल कॉलेजों में बैठी हुई ना, वो केवल महात्मा ज्योतिबा फुले के कारण ही बैठी हुई हैं, सावित्रीबाई फुले के कारण ही बैठी हुई हैं। वहां से शिक्षा की क्रांति चली हुई है। तो इस रूप में हम क्यों नहीं लेते हैं? जाति के रूप में क्यों ले रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद उस समय के लोग शिक्षा को उतने ही हल्के में लेते होंगे जितना आज की पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शेयर मार्केट को हल्के में लेती है। देखो, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि शेयर मार्केट भविष्य का बाजार है। इसके अंदर भारत की पूरी गरीबी और बेरोजगारी सोखने की क्षमता है, बस, क्योंकि ये भविष्य का बाजार आपको निश्चित रूप से आगे ले जाएगा। खैर, अब इस वीडियो का दूसरा सवाल कि सर अनुराग कश्यप ने ऐसा क्या कमेंट कर दिया है जिससे यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। आप ऐसे समझिए कि अनुराग कश्यप ना तो इस मूवी का डायरेक्टर है ना ही एक्टर है, फिर वो क्यों अपनी नाक इसमें घुसेड़ रहा है? सीधी सी बात है कि उसे पब्लिसिटी चाहिए और यह फ्री की पब्लिसिटी उसको किसी को भी गाली देकर मिल सकती है, तो उसने वही किया। उसने क्या कमेंट कर दिया कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुंह दूंगा, कोई प्रॉब्लम?
समझिए वही व्यक्ति है जो ऐसी मूवी का समर्थन कर रहा है जो जातिवाद पर कुटाराघात करती है, खुद जातिवादी कमेंट कर रहा है। खैर, इसकी मानसिकता इसकी फिल्मों से समझ में आती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो दिखाया गया है, गाली गलौज जो भी उसमें सीन्स दिखाए गए हैं, वो इसकी मानसिकता का खेल है। और एक्स हैंडल पर जो कमेंट किया है इसने, उससे पूरी दुनिया ने इसकी मानसिकता देख ली है। वो बात अलग है कि अब ये माफी मांगता हुआ घूम रहा है। इस देश में अच्छा ट्रेंड चल चुका है, पहले गलिया दो फिर माफी मांग लो। अब तीसरा सवाल, सर क्या यह मूवी प्रोपेगेंडा है या सच में यह सच्चा इतिहास दिखा रही है? डायरेक्टर अनंत महादेवन ने कहा है कि जो भी इसमें सीन दिखाए गए हैं, जो भी फिल्माया गया है, वो तथ्यों के आधार पर है, उसकी जांच की जा सकती है और सेंसर ने उसकी जांच की होगी। सेंसर ने 12 कट लगाए, इसका मतलब पूरी मूवी देखी गई होगी। जाति आधारित मूवी इससे पहले भी आई है, जैसे आर्टिकल 15 बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छे तरीके से चित्रण हुआ है। लेकिन हाल ही में एक संतोष नामक मूवी आई जातिवाद को लेकर, उसको बैन कर दिया गया है। तो ये समझने की जरूरत है कि हाल के दिनों में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है भारत की राजनीति में कि जातिवाद से संबंधित मूवियों को रिलीज करने में इतनी दिक्कत आ रही है। कहीं जातिगत जनगणना का मुद्दा तो नहीं फंस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातिगत जनगणना के चक्कर में जो माहौल बन सकता है वो मूवियों के द्वारा रोका जा रहा हो? यह सोचने वाली बात है। तो प्रोपेगेंडा है या नहीं, यह इस आधार पर तय होगा कि अन्य मूवियां कैसी थी, वो प्रोपेगेंडा थी या नहीं। जैसे केरला स्टोरी, अगर केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा थी तो फिर यह भी प्रोपेगेंडा है। जैसे कि साबरमती रिपोर्ट, अगर वो प्रोपेगेंडा थी तो फिर यह भी प्रोपेगेंडा है। और फिर मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि फिल्मों को हम किन नजरियों से देखना चाहते हैं। अगर हम फिल्म इसलिए देखने जाते हैं कि मनोरंजन के हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर उसको मनोरंजन के हिसाब से लो, फिर उसको फिल्म को प्रोपेगेंडा या फिर रियलिटी में क्यों जोड़ रहे हो। और अगर हम फिल्मों से इतिहास सीखने जा रहे हैं तो फिर उसको इतिहास की दृष्टि से लो और उसको किसी इतिहासकार के सामने साक्ष्य के रूप में बनाकर प्रस्तुत कर देना चाहिए। जैसे छावा मूवी है, अब छावा मूवी के डायरेक्टर ने माफी मांगी थी, हमने उसमें कुछ सीन गलत दिखाए थे, तो इसका मतलब वो प्रोपेगेंडा मूवी रही होगी। पर हमें एज ए मूवी लवर उसको एंटरटेनमेंट के रूप में देखना है, चाहे वो ऐतिहासिक मूवी या खासकर एंटरटेनमेंट के रूप में देखने जाए, ना कि हम उनसे इतिहास सीखने जाएं। क्योंकि वो नीचे जब मूवी शुरू होती है डिस्क्लेमर देते हैं कि यह मूवी जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें दिखाए गए चलचित्र सब काल्पनिक हैं और फिल्म की लिबर्टी के लिए हमने कुछ इसमें क्रिएटिव सीन डाले हैं जो इतिहास से मेच नहीं खाते हैं। पर हम वो नहीं पढ़ते हैं और सीन की भावनाओं में बहकर हम ऐसे कमेंट करने लगते हैं और इन मुद्दों में फंसने लगते हैं। इसीलिए यह कहना कि यह प्रोपेगेंडा है या रियलिटी है, इसमें ना फंसते हुए पहले मूवी रिलीज होने दो, फिर मूवी में दिखाए गए सीन को अगर जो इतिहास में पढ़ाया गया उसे मैच खाता है तो मूवी सही है। अगर अतिशयोक्ति है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा सकते हैं कि भाई ये सीन है, इसमें आप सीन से हम सहमत नहीं है। और सहमत ना होने का मतलब ये नहीं कि हम गाली गलौज करने लगे, रोड पर खड़े को चिल्लाने लगे, गोबर फेंकने लगे। भाई उसका एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस के द्वारा आप जाके कार्रवाई करवा सकते हो और जो फिल्म आ रही है उस फिल्म के मैसेज को हम ग्रैब कर सकते हैं। पर हम असभ्य समाज का हिस्सा होते जा रहे हैं। बस ये है कि हमारी जाति महान है, तुम्हारी जाति छोटी है, हमारा धर्म महान है, तुम्हारा धर्म छोटा है, हमारा नेता बड़ा है, तुम्हारा नेता छोटा है, हम इसी में फंसे हुए हैं। अरे भाई जो सच है उसको सच के हिसाब से देखो, छोटा बड़े की बात ही कहाँ आ रही है। और इसमें हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस हिसाब से मूवी को देखा जाए, ना कि हम पीछे जाने का प्रयास करें। हम तो मध्यकालीन युग की ओर जा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी कई लोगों को भाषण लग रहा होगा, ठीक है, लगने दो। तो लास्ट प्रश्न ये है कि सर ये जातिवाद से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? बड़ा सीधा सा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा बुरा लग सकता है किसी को। देखो, कागजों में लिखकर जातिवाद खत्म नहीं होगा, आरक्षण देने से जातिवाद खत्म नहीं होगा, उनके घर में रोटियां खाने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। सच में अगर इस देश से जातिवाद खत्म करना है तो दिखावा बंद करो और सच में उनको अपने साथ बैठाओ, रोटी और बेटी का रिश्ता बनाओ, तो ही इस देश से जातिवाद खत्म होगा। पर यह ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि कुछ ठोस मानसिकता वाले, रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोग अभी भी समाज में मौजूद हैं। वो ढो रहे हैं अपने उस ब्राह्मणवाद को, अपने उस ठाकुरवाद को, कोरे में ही ढोने में लगे हुए हैं। उससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है वो दिख ही नहीं रहा उनको। मूवी का विरोध स्पष्ट रूप से ये बात बताता है। वहीं मैं दलित समाज से कहना चाहूंगा कि जो हुआ है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। आप किसी आक्रोश या आंदोलन में जाने की बजाय किताबों को पढ़ें और अपने आप को शक्तिशाली बनाने की भूमिका में आए। अगर आप शक्तिशाली होंगे तो आपको समाज में खुद स्टेटस मिलना शुरू हो जाएगा। इस देश में अगर आगे बढ़ना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना यह नहीं है कि नीला झंडा उठाकर किसी की रैलियों में जाते घूमो और लड़ाई दंगा करो। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जैसे लोग आप लोगों को यह मैसेज देके गए हैं कि किताब में बड़ी शक्ति है। रैलियों में झंडे उठाने से अच्छा है किताबों में समय गंवाइए। और जब किताबों में समय गंवाएंगे तो संविधान में व्यवस्था है, आपको बराबरी का मौका होगा, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और आप जब प्रतिष्ठा वाले पदों पर पहुंचेंगे तो समाज आपकी इज्जत खुद ही करने लगेगा। और जब समाज इज्जत करने लगेगा तो जाति का भी ये भेद, जाति का ये पाखंड खुद ही टूट जाएगा। दलित समाज से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप विरोध करें, बहस करें, घृणा के भाव से ना भरें। अगर आप घृणा के भाव से भर रहे हैं, जैसे कि अनुराग कश्यप भरे हुए थे, तो आप राजनीति का शिकार हो रहे हैं।
आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, पर घृणा के भाव से नहीं भरना है। घृणा के भाव से भरने से केवल नुकसान ही होगा। यह बात सही है कि दलितों पर अत्याचार हुआ है, पर इसके दूसरे पहलू को भी देखने की आवश्यकता है कि जब भारत गुलाम था या भारत के ऊपर जब आक्रमण हो रहे थे, तो उन आक्रांताओं से बचाने का काम किन लोगों ने किया? वो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही किया। तो उस समय रक्षा भी की होगी। ऐसा तो नहीं केवल अत्याचार ही हुआ हो। अत्याचार हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन समर्थन भी मिला होगा, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। वो इतिहास के गड़े पन्नों को उखाड़कर कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इस इतिहास के गड़े हुए पन्नों को हम यहीं दबा सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो नई शुरुआत बहस से हो सकती है, वो नई शुरुआत तर्क से हो सकती है, पर वो नई शुरुआत कभी भी आक्रोश से या घृणा से नहीं हो सकती। मैं भारत के सभी समाज के वर्गों से कहूंगा कि इस घृणा और आक्रोश से बाहर निकलकर जरा देखो कि आखिरकार इसमें हमें क्या मिल रहा है। हमें केवल इतना मिल रहा है कि इस आक्रोश और घृणा में हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, हम दंगे कर रहे हैं, हमारे घर की स्थितियां निम्नतर होती जा रही हैं, आय का साधन कम होता जा रहा है, हम जाति व्यवस्था और जाति की राजनीति में इतने गंदे फंस चुके हैं कि हम गरीबी के चंगुल में निरंतर फंसते जा रहे हैं। तो चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी हो आप गरीब, इस बात को स्वीकार करो। तो सबसे बड़ी अगर कोई जाति है जिसकी बुरी हालत है, वो है गरीबी की जाति। वो गरीबी की जाति से बड़ी कोई जाति नहीं है। आपको जितनी बातें जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।